आज हम बात करेंगे व्याप्ति पर। मुख्य रूप से व्याप्ति पदों का धर्म है, पदों का गुण है, पदों की विशेषताएं हैं। और चूंकि कोई भी पद बिना तर्क वाक्य के नहीं होता और सभी तर्क वाक्यों में कम से कम दो पद होना आवश्यक है, इसलिए हम तर्क वाक्यों में ही जो व्याप्ति है उस पर बात करेंगे आज। व्याप्ति व्याप्ति निरपेक्ष तर्क वाक्यों के पदों की विशेषता बतलाते हैं और इसी के आधार पर पद के दो प्रकार होते हैं। जैसे मैंने कहा पहले भी कि किसी भी निरपेक्ष तर्क वाक्य में कम से कम दो पद अवश्य होते हैं और व्याप्ति जो होती है वो पदों की ही विशेषता होती है, पदों का ही गुण होता है, पदों का ही धर्म होता है। और वैसे तो किसी भी निरपेक्ष तर्क वाक्य में दो प्रकार के जो पद होते हैं, एक उद्देश्य पद होता है, एक विधेय पद होता है। लेकिन व्याप्ति के आधार पर भी किसी भी तर्क वाक्य में दो प्रकार के पद हो सकते हैं, दोनों साथ हो सकते हैं, एक पद हो सकता है, दोनों किसी न किसी विशेषता से अवश्य युक्त होते ही हैं। इसी आधार पर तर्कशास्त्र में पदों के दो प्रकार बताए गए हैं। पदों के व्याप्ति के आधार पर दो प्रकार हैं, एक होते हैं व्याप्त पद और दूसरे होते हैं अव्याप्त पद। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्याप्त क्या होता है। व्याप्त का अर्थ है व्यापक, यानी कि जिसका फैलाव पूर्ण हो, जिसका फैलाव सभी स्थितियों तक पहुंचता हो। यदि किसी तर्क वाक्य में जो पद है वो जिस वर्ग के और संकेत कर रहा है, अगर वह पद उस तर्क वाक्य के सभी सदस्यों को निर्देशित करे, इंगित करे, तो वो पद व्याप्त कहलाता है। व्याप्त का मतलब जैसे उनका ना फैला हुआ, यानी कि अगर कोई पद ऐसा है जो इस तरह से बात कर रहा है कि वो अपने वर्ग के सभी सदस्यों तक फैला हुआ हो, तो उस पद को व्याप्त कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो वर्ग है वो अपने कितने सदस्यों की बात कर रहा है, व्याप्ति इसी पर डिपेंड करती है और इसी के आधार पर व्याप्ति बताई जाती है कि कोई पद व्याप्त है या अव्याप्त है। तो यदि तर्कवाक्य किसी पद द्वारा बताए गए वर्ग के सभी सदस्यों का निर्देश करता है, तो वह पद उस तर्कवाक्य में व्याप्त होता है। जैसे आप देखें कि जैसे मान लीजिए वाक्य है ये कि सभी y x हैं, तो स्पष्ट है कि y जो है वो पद व्याप्त है, क्योंकि वो पूरा का पूरा x के अंदर इंक्लूड है, s के अंदर उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे y जो है वो पद जो होगा वो व्याप्त कहलाएगा। x सारे x तो y नहीं है, लेकिन सारे y जरूर है वो x जरूर है। उदाहरण देखिए, एक सभी कबूतर पक्षी है, यहाँ पे उद्देश्य पद है कबूतर, तो यहाँ उद्देश्य पद कबूतर वर्ग के सभी सदस्यों की बात की जा रही है। उद्देश्य पद जो कबूतर है वो कबूतर वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में कह रहा है कि वो सभी के सभी क्या है, पक्षी हैं, इसलिए यहाँ पर उद्देश्य पद जो है वो व्याप्त है। अब इसी उदाहरण को हम डायग्राम से देखें कि सभी कबूतर जो है वो पक्षी हैं, तो स्पष्ट है कि पक्षी के वर्ग में ही सारे के सारे कबूतरों की इंक्लूड माना गया है, इसलिए यहाँ पे सारे कबूतरों के बारे में बात की गई है कि वो पक्षी के वर्ग में शामिल हैं। अब हम देखें अव्याप्त पद। यदि तर्कवाक्य किसी पद द्वारा बताए गए वर्ग के सभी सदस्यों का निर्देश न करे, तो वह पद उस तर्कवाक्य में अव्याप्त कहलाता है। यानी कि जो दोनों वर्ग हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे में उपस्थित न हो, पूरी तरह से एक दूसरे में समाहित न हो, तो ये जो स्थिति होती है वो अव्याप्त की होती है। अव्याप्त मतलब वो जो सभी जगह व्याप्त न हो पाए, एक भी छूट जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं पूरी दुनिया में, और अगर 99 तक की बात की जाए तो वो पद जो होगा वो अव्याप्ति कहलाएगा, वो सारे के सारे लोगों की बात नहीं कर रहा है। इसको एक उदाहरण से देखें कि कुछ कबूतर सफ़ेद है, यहाँ पे उद्देश्य पद है कबूतर और विधेय पद है सफ़ेद। तो यहाँ पर उद्देश्य पद कबूतर वर्ग के कुछ सदस्यों की बात कर रहा है
अतः यहाँ उद्देश्य पद अव्याप्त है, यानी कुछ ही कबूतर ऐसे हैं जिनकी बात हो रही है जो सफ़ेद हैं, सभी कबूतरों के बारे में नहीं कहा जा रहा है। इसको भी हम डायग्राम द्वारा देखें कि कुछ कबूतर सफ़ेद हैं, यानी कि एक बीच का हिस्सा अगर हम माने तो वही कबूतर सफ़ेद का है, सारे कबूतर जो है वो सफ़ेद में शामिल नहीं है, कुछ सफ़ेद के क्षेत्र से बाहर ही है, इसलिए कबूतर जो पद है यहाँ पे वो अव्याप्त कहलाता है। तो आज हमने व्याप्ति को जाना, आगे हम जानेंगे कि तर्कवाक्यों में जो पद होते हैं, कौन कौन से तर्कवाक्यों में कौन कौन से पद जो हैं वो व्याप्त होते हैं और कौन कौन से अव्याप्त होते हैं। धन्यवाद।